ओके ऑलराइट, द टाइम इज अप गाइस, द टाइम इज अप। उस हिसाब से लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कैलकुलेट करा जाता है और जितनी ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसी जगह की है तो वो ये इंडिकेट करता है कि वहाँ की जो हेल्थ कंडीशंस हैं, जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं वो बेहतर हैं। डिपॉजिट स्लिप, विड्रॉल स्लिप, एटीएम फैसिलिटी या फिर चेक, किस चीज की बात हो रही है? हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लास में। बच्चों, दिस इज योर एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो आज की क्लास में हम लोग टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से पर्टिकुलरली अटेम्प्ट करने वाले हैं, आप और मैं मिलकर। कैसे मिलकर, तो चलिए वो भी एक्सप्लेन कर देते हैं। बच्चों, होने क्या वाला है आज कि मैं एक एक करके हर क्वेश्चन आपको ढंग से पढ़कर सुनाऊंगी, फिर मैं आपको इसके ऑप्शंस भी दूंगी A, B, C, D। आप लोगों को अपनी कॉपी पकड़नी है, पेन पकड़ना है और उसके अंदर क्वेश्चन नंबर के साथ साथ उसका आंसर लिखते चले जाना है। हर क्वेश्चन में जो है टाइमर चलेगा, टाइमर खत्म होने के बाद मैं आपको आंसर्स बताऊंगी। अगर आपका आंसर सही है तो आप टिक मार्क मारेंगे, अगर आपने आंसर गलत दिया है तो आप ईमानदारी से वहां कांटा लगा देंगे, ठीक है। और इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते जाएंगे और एंड में हम लोग देखेंगे कि हमने कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करे हैं, कितने क्वेश्चंस गलत अटेम्प्ट करे हैं और अपने टोटल मार्क्स को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस का जो सेक्शन ए आता है उसके अंदर बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस हम लोगों से पूछे जाते हैं। और बच्चों, वो एक ऐसा सेक्शन होता है जहां पर हम बिल्कुल ये गलती नहीं कर सकते कि हम उस सेक्शन को छोड़ दें या फिर उस सेक्शन को हम अटेम्प्ट ना करें या फिर हम वहां पे पूरे नंबर स्कोर करने से रह जाएं। सो वी नीड टू स्कोर फुल मार्क्स इन दैट सेक्शन एंड वही सब करने के लिए हम लोग जो है आज इस सेशन को लेकर आ गए हैं। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं और अटेम्प्ट करते हैं अपने टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस को। चलिए जल्दी से आगे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ डैश। ठीक है, टिकटिकी जी जो है हमारी वो चालू हो गई है। 30 सेकंड का जो हमारा टाइमर है वो चल गया है। फटाफट से आप लोग बताएंगे डेवलपमेंट जब लोग देखते हैं तो पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ, ऑलराइट, गोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अकाउंटेबिलिटी या फिर नन ऑफ द अबव। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं टाइमर जो है उसमें काफी कम टाइम हमारा बच गया है। फटाफट से अपने आंसर्स को आप लोग दे दीजिए जल्दी जल्दी से। ओके ऑलराइट, द टाइम इज अप गाइस, द टाइम इज अप। सो लेट मी टेल यू, अगर आप लोगों ने ऑप्शन ए बताया है गोल्स तो बिल्कुल सही जवाब दिया है आप लोगों ने। क्योंकि बच्चों, जब लोग डेवलपमेंट की तरफ देखते हैं, जब लोग विकास की तरफ देखते हैं तो ऐसा नहीं होता कि लोग सिर्फ एक ही गोल देख रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि एक बहुत कॉमन गोल जो कि मैक्सिमम लोगों में पाया जाता है वो ये होता है कि लोग अपनी इनकम को इंक्रीज करना चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि यार अगर आज मैं 1000 रुपए कमाता हूं तो कल मैं 2000 कमाऊं, या फिर अगर आज मैं 1.5 लाख भी कमाता हूं तो कल मैं 2.5 लाख कमाऊं, है ना। तो एवरीवन वांट्स टू इंक्रीज देयर इनकम डेफिनेटली। लेकिन उसी के साथ साथ कभी कभी क्या होता है, देयर आर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू पीपल। लाइक अगर हम बोले कि यार जैसे कुछ लोगों के लिए ना जॉब सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, कुछ लोगों के लिए आजादी, फ्रीडम काफी ज्यादा जरूरी होती है, कुछ लोगों के लिए इक्वालिटी, इक्वल ट्रीटमेंट काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो इट्स नॉट जस्ट वन गोल। व्हेन यू लुक एट डेवलपमेंट यू लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। ठीक है, तो अभी क्या होगा, तुम लोगों ने अगर गलत भी मार्क करा है तो अब तुम्हें आंसर याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चे लोग, यहाँ पे चल के देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स ब्रॉट आउट बाय द डैश the per capita income criteria is used in classifying countries। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो कि किसके द्वारा निकाली जाती है ये आपको बताना है। और इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में पर कैपिटा इनकम का इस्तेमाल करा जाता है कंट्रीज को क्लासिफाई करने के लिए। जल्दी जल्दी से बच्चों आप लोग इसका आंसर मुझे देंगे और फिर मैं आपको आंसर बताऊंगी कि क्या आपने सही जवाब दिया है या गलत जवाब दिया। फटाफट से, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर यूनाइटेड स्टेट्स, जल्दी जल्दी से। सो वी जस्ट हैव 5 seconds more to go। Alright, 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 alright. So the time is up, guys. The time is up, and the correct answer here is the option B, World Bank। बच्चों, वर्ल्ड बैंक ही है वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है और इस रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक यूज करता है पर कैपिटा इनकम यानी कि एवरेज इनकम को और अलग अलग कंट्रीज को क्लासिफाई करता है। जैसे बताता है कि यार कौन सी कंट्री एक
लो इनकम कंट्री है, कौन सी कंट्री एक लोअर मिडिल इनकम कंट्री है, कौन सी कंट्री हाई इनकम कंट्री है, और बताता है कि कौन सी कंट्री कितनी ज्यादा डेवलप्ड है अकॉर्डिंग टू देयर पर कैपिटा इनकम। भूलिएगा नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज infant mortality rate IMR indicates the number of children that die before the age of dash as a proportion of 1000 live children born in that particular year। तो यार 1000 बच्चे सपोज एक साल में पैदा हो रहे हैं और उस प्रपोर्शन के हिसाब से कितने बच्चों की मौत हो गई बिफोर द एज ऑफ व्हाट इयर्स इज व्हाट गिव्स अस द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। ठीक है, तो एक तरीके से बच्चों का डेथ रेट है, लेकिन कौन सी एज तक इस डेथ रेट को कैलकुलेट करा जाता है? 4 इयर्स से पहले, 1 ईयर से पहले, 2 साल से पहले, या फिर 3 साल से पहले? जल्दी जल्दी से मुझे आप लोग बताएंगे ABCD में से फटाफट से। ठीक है, ऑल राइट। तो बच्चों ये टाइम तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट टेल्स अस द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। 1 साल से पहले 1000 बच्चों के प्रोपोर्शन में कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी मौत हो गई। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हमको इस चीज के बारे में बताता है। इन्फेंट होता कौन है? बच्चा जो 1 साल से छोटा है। ठीक है, अब बच्चों ऑब्वियस सी बात है, याद रखिएगा कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को हम यूज करते हैं एज अ हेल्थ इंडिकेटर टू लुक एट द सिचुएशन ऑफ एनी कंट्री। इन द सेंस अगर हम बोले कि यार एनी कंट्री, एनी स्टेट, एनी रीजन, हम लोग ये देखते हैं कि यार कहाँ पर एक तरीके से अगर कहीं पे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बहुत ज़्यादा है, मतलब जो प्रोपोर्शन है बच्चों की डेथ रेट का वो अगर बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स वहाँ की हेल्थ कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं है। और अगर कहीं पर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कम है तो डेफिनेटली वहाँ पे मतलब डेथ रेट कम है बच्चों का, तो डेफिनेटली वहाँ की हेल्थ कंडीशंस थोड़ी बेहतर है। तो इस तरीके से हम लोग एक हेल्थ इंडिकेटर की तरह IMR को यूज़ करते हैं और किसी भी जगह की हेल्थ कंडीशन के बारे में पता लगाते हैं। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लेते हैं बच्चे। नेक्स्ट, लिटरेसी रेट की यहाँ पे बात हो रही है। लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ द लिटरेट पॉपुलेशन इन द डैश एज ग्रुप। तो लिटरेसी रेट मेजर करता है लिटरेट पॉपुलेशन को, यानी कि जो पॉपुलेशन, दोज हु कैन रीड, दोज हु कैन राइट, इन द एज ग्रुप ऑफ व्हाट? कौन से एज ग्रुप में? 10 एंड अबव, 21 एंड अबव, 7 एंड अबव, या फिर 18 एंड अबव। सो यहाँ पर लिटरेसी रेट की बात हो रही है, लिटरेट पॉपुलेशन की बात हो रही है, इन व्हाट एज ग्रुप? जल्दी जल्दी से मुझे आप लोग बताएंगे। टाइम इज गोइंग फास्ट, जल्दी जल्दी से। ओके, ऑल राइट, टाइम इज अप गाइस, टाइम इज अप। ऑल राइट, तो लिटरेसी रेट का मतलब ही होता है द पीपल हु कैन रीड एंड राइट। और बच्चों जब हम लिटरेसी रेट को कैलकुलेट करते हैं तो हम हमेशा 7 एंड अबव एज ग्रुप को देखते हैं। 7 साल और उससे ऊपर की जो पॉपुलेशन है उसमें लिटरेसी रेट को देखा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो याद रखिएगा, इट इज ऑल्सो एन एजुकेशनल इंडिकेटर। लिटरेसी रेट जिस भी जगह का ज्यादा होगा दैट मीन्स वहां पे थोड़ी बेहतर डेवलपमेंट है, जहां का लिटरेसी रेट कम होगा मतलब वहां पे डेवलपमेंट का स्केल थोड़ा कम है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच इज अवर 5th क्वेश्चन। और 5th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, चलिए देखते हैं। नेट अटेंडेंस रेशियो इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप डैश अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। बच्चों यहाँ पे सिंपली जो है आप लोगों से नेट अटेंडेंस रेशियो की बात करी गई है। कौन से एज ग्रुप में नेट अटेंडेंस रेशियो देखा जाता है? देखो सिंपली नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है, कितने बच्चे इस एज ग्रुप के जो रेगुलरली, अब जितने टोटल बच्चे हैं उनमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं, बेसिकली वो रेशियो निकाला जाता है, नेट अटेंडेंस रेशियो। लेकिन पूछा जा रहा है कौन से साल, कौन सी पॉपुलेशन में देखा जाता है। 17 से 18 साल के जो बच्चे होते हैं उसमें, 9 से 10 साल के बच्चों में, 12 से 13 या 14 से 15। टाइम अप हो चला है। और यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 14 एंड 15 ईयर्स। 14 से जो 15 साल का एज ग्रुप होता है बच्चों, उसमें नेट अटेंडेंस रेशियो को कैलकुलेट करा जाता है। दैट मीन्स सपोज, देखो मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ कि यहाँ पे बात क्या हो रही है। जैसे 14 से 15 साल के बच्चे, एक एरिया है, यहाँ पे 14 से 15 साल के बच्चे 100, ठीक है, 100 बच्चे हैं जो कि इस एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं। अब हम देखेंगे कि इन 100 बच्चों में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे स्कूल जाते हैं, स्कूल को अटेंड कर रहे हैं।
और मेरे को शायद पता चलता है कि यार 70 बच्चे ऐसे हैं जो कि इसमें से स्कूल अटेंड करते हैं, बाकी 30 नहीं करते, ठीक है। तो वो जो रेशियो है ना, वो रेशियो हमारा नेट अटेंडेंस रेशियो होता है कि आउट ऑफ दैट पॉपुलेशन जो कि 14 और 15 इयर्स के एज ग्रुप को बिलोंग कर रही है, उसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि स्कूल जा रहे हैं। अब ये भी एक एजुकेशनल इंडिकेटर है, एजुकेशन का इंडिकेटर है, जो कि हमको ये बताता है कि यार किसी भी जगह की जो हम बोल सकते हैं किसी भी जगह की डेवलपमेंटल स्टेटस कैसी है। जितने ज्यादा बच्चे स्कूल अटेंड करेंगे, जितना बढ़िया नेट अटेंडेंस रेशियो होगा, उतना अच्छा डेवलपमेंटल स्केल है। जितना कम नेट अटेंडेंस रेशियो है, उतना ही खराब मामला हो चुका है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉडी मास इंडेक्स को लेकर। तो जो BMI होता है बच्चों, जो कि एक हेल्थ इंडिकेटर है, अगेन इज डैश, इफ द BMI इज डैश देन द एडल्ट पर्सन वुड बी कंसिडर्ड अंडर नरिश्ड। तो कौन से मेजर से अगर आपका BMI कम होता है तो आपको एक तरीके से अंडर नरिश्ड माना जाता है? लेस देन 18.5, लेस देन 10.5, लेस देन 25.5 या फिर लेस देन 28.5। कितने से कम अगर आपका BMI होगा तो आपको अंडर नरिश्ड माना जाएगा। ये आप लोगों को मुझे फटाफट से बताना है। चलिए, ऑल राइट, ठीक है गाइस, ओके। चलिए, तो बच्चों बॉडी मास इंडेक्स जब आप निकालोगे और अगर आपका BMI जो है वो अगर 18.5 यानी कि ऑप्शन ए से कम आता है, 18.5 से कम आने का ये मतलब है कि आप अंडर नरिश्ड हैं। आपको जो है आपको और ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत है। आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट काफी कम है, ठीक है। सो वो वाली बात होती है। तो याद रखिएगा, लेस देन 18.5 अगर BMI आता है तो यू आर अंडर नरिश्ड। ऑल राइट, अगर ऑप्शन ए मार्क करा है तो करेक्ट मार्क कर लो, नहीं तो कांटा लगा दो। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, और 7th क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब बच्चों वेरी वेरी रिलेटेड क्वेश्चन, अगर आपका BMI इस मेजर से ऊपर है, एक वैल्यू से ऊपर होता है, तो आपको ओवरवेट माना जाएगा। जल्दी से बताइए, 18 से ऊपर होगा, 30 से ऊपर, 45 से ऊपर या 25 से ऊपर? किस मेजर से ऊपर जो BMI होता है उस इंसान को ओवरवेट माना जाता है? जल्दी जल्दी से बताइए फटाफट से। यहां पर हम लोग बताएंगे कि इस मेजर से ऊपर अगर BMI होता है तो अ पर्सन इज कंसिडर्ड ओवरवेट। ऑल राइट। चलिए, तो बच्चों यहां पर करेक्ट आंसर इज मोर देन 25। अगर आपका BMI की जो वैल्यू है वो 25 से ऊपर आती है, दैट मीन्स यू आर ओवरवेट। इतना ज्यादा ओवरवेट भी नहीं, बट हाँ ओवरवेट, ठीक है, डेफिनेटली। तो याद रखिए हमेशा BMI के बारे में एक चीज को याद रखिए, एंड एक शॉर्ट नोट अपनी कॉपी जहां पर भी आंसर्स लिख रहे हो वहां पे एक शॉर्ट नोट बना लो। 18.5 से लेके 25 के बीच में अगर BMI आता है, दैट मीन्स आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट बिल्कुल सही है, ठीक है, दैट इज द करेक्ट प्रोपोर्शन। लेकिन अगर 18.5 से कम आता है तो आप अंडर नरिश्ड हो। अगर 25 से ऊपर आता है तो आप ओवर वेट हो। लेकिन अगर 18.5 से 25 के बीच में आता है देन यू आर कंप्लीटली फाइन। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, विच इज द 8th क्वेश्चन। और 8th क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, चलिए देखते हैं। अमंग द फॉलोइंग साउथ एशियन कंट्रीज डैश हैड द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। इनमें से कौन सी साउथ एशियन कंट्री है जहां पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज्यादा रही है? म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल या फिर इंडिया? फटाफट से बच्चों आपको इस बात को बताना है, कौन सी साउथ एशियन कंट्री में लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ हैज बीन द हाईएस्ट? पूरा चार्ट अवेलेबल था जहां पर हमने इस चीज को देखा था। अभी फटाफट से आंसर्स देंगे आप लोग अपने। ऑलराइट, जल्दी जल्दी, चलिए टाइम अप हो गया है। सो बच्चों आंसर्स जो हैं, अगर किसी ने भी आंसर दिया है ऑप्शन बी तो वही सिर्फ करेक्ट है। श्रीलंका इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि श्रीलंका के अंदर बाकी साउथ एशियन कंट्रीज में से सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी जाती है। अब व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी? बच्चों लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव। कितने साल आप जी पाओगे। तो ये ना निकालते कैसे हैं, जैसे एक कोई भी कंट्री है, उस कंट्री के अंदर बर्थ रेट्स क्या रहे हैं, डेथ रेट्स क्या रहे हैं, एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स लोग कितना जीते हैं इस कंट्री के अंदर, उस हिसाब से लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कैलकुलेट करा जाता है।
और जितनी ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसी जगह की है तो वो ये इंडिकेट करता है कि वहाँ की जो हेल्थ कंडीशंस हैं, जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो बेहतर हैं। अगर कहीं की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम है, जैसे कहीं बोल दिया यार 50 साल जी नहीं रहे लोग, हाँ, तो वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर कम आए तो दैट मीन्स कि वहाँ की हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बहुत ही ख़राब है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी उतनी ही बेहतर हेल्थ केयर कंडीशंस। श्रीलंका की सबसे बेस्ट है इन सब में से। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन, डिवाइडिंग द टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री विद इट्स पॉपुलेशन वी गेट। अगर बच्चों हम एक कंट्री की जो टोटल इनकम होती है, ठीक है, उसको अगर हम उस कंट्री की पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? पर कैपिटा इनकम मिलती है, नेशनल इनकम मिलती है, एवरेज इनकम मिलती है, या फिर टोटल इनकम मिलती है? तो क्या हमें सिर्फ एवरेज इनकम मिलती है? क्या हमें 1 और 2 मिलती है नेशनल इनकम? 1 और 2 मतलब पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम दोनों मिलती है। क्या हमें सब कुछ मिल जाता है या फिर इनमें से कुछ भी नहीं मिलता? आपको इस ABCD में से अपना आंसर मार्क करना है, ना कि यहाँ से। ठीक है, तो जब ऐसे ABCD दे दिया जाए ना, ओनली 3, 1 और 2, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज, तो यहाँ से मार्क करना है। चलिए टाइम अप हो चला है, टाइम अप हो गया है। ऑल राइट बच्चों, टोटल इनकम जो होती है अगर आप उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हो, जैसे मैं बोल रही हूँ कि एक जगह की टोटल इनकम है 1000 और 1000 को वहां की पॉपुलेशन है 10, तो मेरे पास 100 रुपए आ गए। अब वो 100 रुपए क्या है? वो 100 रुपए है इनकम पर पर्सन। इनकम पर पर्सन का मतलब है या तो वो पर कैपिटा इनकम भी आप उसको बोल सकते हो या फिर आप उसको एवरेज इनकम भी बोल सकते हो। बट यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं था जो बोल रहा था 1 और 3। 1 और 3 देखो, पर कैपिटा भी सही है, एवरेज भी सही है, बट कोई भी ऑप्शन 1 और 3 नहीं बोल रहा था। तो इसलिए वी विल गो विद ऑप्शन ए, ओनली 3। ठीक है, हम सिर्फ एवरेज इनकम के साथ जाएंगे, ओनली 3 के साथ जाएंगे, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, क्योंकि यार सेकंड में लिखा है 1 और 2, नेशनल इनकम थोड़ी ना देता है हमको। ठीक है, तो इस वजह से हम ओनली 3 के साथ जाएंगे, विच इज ऑप्शन ए। वैसे अगर देखा जाए तो पर कैपिटा एवरेज दोनों सही है, बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाउ कैन वी फाइंड आउट इफ वी आर प्रॉपरली नरिश्ड? क्या हमें प्रॉपर नरिशमेंट मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये हम कैसे पता लगा सकेंगे? थ्रू गुड वेट एंड स्केल, वेइंग मशीन पे खड़े होंगे और देखेंगे, या फिर बॉडी मास इंडेक्स के थ्रू देखेंगे, या फिर हम लोग न्यूट्रिएंट टेबल का सहारा लेंगे, या फिर हम लोग हाइट और वेट टेबल के साथ इस चीज को देखने वाले हैं। फटाफट से आपको बताना है कि कैसे हम लोग ये फाइंड आउट कर सकेंगे कि वी आर प्रॉपरली नरिश्ड और नॉट। टाइम अप हो चला है यार। ठीक है, और यहाँ पर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बॉडी मास इंडेक्स। अभी मैंने आपको बताया था बच्चों, BMI जो होता है एक तरीके से आप लोगों को बताता है कि अगर आप लोग प्रॉपरली नरिश्ड हो कि नहीं। तो यू विल बी प्रॉपरली नरिश्ड अगर आप 18.5 से 25 के नंबर के बीच में फॉल करोगे। 25 से ऊपर ओवरवेट, 18.5 से नीचे अंडर नरिश्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द डेटा फॉर द पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा, केरला, बिहार, which state has the lowest per capita income? बच्चों आप लोगों को पता होगा और याद होगा कि डेवलपमेंट चैप्टर के अंदर आप लोगों ने एक टेबल पढ़ी थी। उस टेबल के अंदर हरियाणा, बिहार और केरला तीनों स्टेट्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमको दी थी। पर कैपिटा भी बताया था, फिर उसके बाद लिटरेसी रेट, ये सब चीजें भी बताई गई थी। ठीक है, अब आपको बताना है कि लोएस्ट पर कैपिटा इनकम इनमें से कौन से स्टेट का था? इन तीनों में से हरियाणा, केरला, बिहार, या फिर इन सभी का इक्वल था, ऑल इक्वल। ऑल राइट, टाइम अप हो चला है बच्चे, टाइम अप हो चला है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पर कैपिटा इनकम था वो कहाँ का लोएस्ट था? इट वॉज द लोएस्ट इन बिहार। ठीक है, तो इन तीनों ही स्टेट में से सबसे कम पर कैपिटा इनकम बिहार का था। चलिए नेक्स्ट, टेबल वगैरह भी इसलिए ध्यान से देख लेना अगर नहीं देखा है तो। चलो, सो इन द पास्ट 100 years, पिछले 100 सालों में there has been a further shift from dash to dash in developed countries. This has become the most important in terms of the total production. बच्चों पिछले 100 सालों में कौन से सेक्टर से कौन से सेक्टर में एक शिफ्ट जो है लोगों का देखने को मिला है कि लोग इस सेक्टर को छोड़ के दूसरे सेक्टर में नौकरियों में भाग गए, वो भी डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर। जो कंट्रीज ऑलरेडी विकसित हैं वहां की बात की जा रही है, और देखा जाता है कि ये जो सेक्टर है एक तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर बन गया है इन टर्म्स ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। सबसे ज्यादा GDP की तरफ कंट्रीब्यूशन, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन की तरफ कंट्रीब्यूशन भी इस सेक्टर का देखा जा रहा है, जहां लोग शिफ्ट कर गए हैं। तो आपको ये बताना है, टाइमर को ऑन कर देते हैं, टिक टिकी जी, टाइमर नहीं बोलेंगे, हाँ
टिकटिकी जी को ऑन कर देते हैं। ABCD में से बताना है सेकेंडरी से टर्शरी में, प्राइमरी से टर्शरी में, प्राइमरी से सेकेंडरी में, या फिर नन ऑफ द अबव। तो कौन से सेक्टर से कौन से सेक्टर में शिफ्ट देखने को मिला है पर्टिकुलरली डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर, ये आप लोगों को मुझे बताना है। ABCD में से सिलेक्ट करना है। ऑल राइट, तो टाइम इज अप गाइस, टाइम इज अप। तो यहां पर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सेकेंडरी टू द टर्शरी सेक्टर। तो पिछले 100 सालों में सेकेंडरी से टर्शरी सेक्टर में एक शिफ्ट जो है हमको देखने को मिला है, और टर्शरी सेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर बन गया है डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर इन टर्म्स ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। ऑल राइट, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट इज द 13th क्वेश्चन। देखिए बच्चों, The unorganized sector is characterized by small and scattered units which are largely outside the control of the dash। हम लोग देखते हैं कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहां पे बहुत छोटे 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 यूनिट्स हैं और फैले हुए यूनिट्स हैं, और ये सारे के सारे जो यूनिट्स, जितने भी लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, जितने भी छोटे छोटे फर्म्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बिलोंग कर रहे हैं, ये किसके कंट्रोल के बाहर हैं? एम्प्लॉयर के कंट्रोल के बाहर हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के कंट्रोल के बाहर हैं, सरकार गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर है, या फिर एम्प्लॉयज के कंट्रोल के बाहर है? एम्प्लॉयर होता है जो काम पे रखता है, एम्प्लॉय होता है जो काम करता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, गवर्नमेंट है, किसके कंट्रोल के बाहर? अनऑर्गेनाइज सेक्टर की यूनिट्स होते हैं बच्चों। जल्दी जल्दी से मुझे आप लोग बता देंगे, टाइम ज्यादा दे दिया है मेरे को लग रहा है इस क्वेश्चन के लिए, इतना तो ईजी है, फटाफट। All right, so the time is up, guys। यहाँ पर the correct answer is the government। आप सभी को पता है कि यार ऑर्गेनाइज सेक्टर, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड है, वो ऑर्गेनाइज किस वजह से है? क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है, और अनऑर्गेनाइज्ड इस वजह से है क्योंकि वहां गवर्नमेंट कुछ कंट्रोल कर नहीं पा रही है। ठीक है, इस वजह से ना तो कोई बेनिफिट्स जो हैं वहां पे जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता, कोई सिक लीव्स, कोई मेडिकल बेनिफिट्स, नथिंग एट ऑल। उसी के साथ साथ जो भी लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे होते हैं, दे गेट एक्चुअली नथिंग, नो बेनिफिट्स एट ऑल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 14th क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से इसको पढ़ेंगे हम लोग। मनीष इज प्रिपेयरिंग टू ज्वाइन गूगल एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मनीष जो है तैयारी कर रहे हैं कि वो गूगल में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे, और इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकी कंडीशन को देख के गलत है? गलत स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। स्टार्ट करते हैं। ही विल वर्क इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ही विल वर्क इन प्राइवेट सेक्टर, ही विल वर्क इन टर्शरी सेक्टर, ही विल वर्क इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। ABCD में से आपको सिलेक्ट करना है कि मनीष जो कि गूगल ज्वाइन करने वाले हैं उनके हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है उनकी स्थिति को देखकर। हाँ जी, so the time is up guys, the time is up। yes, so the correct answer here is option A। यार वो गूगल ज्वाइन कर रहे हैं, पहली बात तो वो एक सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली वो टर्शरी सेक्टर में काम करेंगे, गूगल ज्वाइन कर रहे तो प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, और क्योंकि गूगल ज्वाइन कर रहे हैं तो वो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर का भी हिस्सा है। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स तो बिल्कुल सही थी। जो गलत स्टेटमेंट थी वो ये थी कि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करेंगे, विच इज डेफिनेटली रॉन्ग, और हमें वही रॉन्ग स्टेटमेंट ही सिलेक्ट करनी थी। तो ऑप्शन ए जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है, इस वजह से वो करेक्ट है। ऑल राइट, चलो जी नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 15th। बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सेक्टर्स को हम लोग ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्लासिफाई करते हैं, किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं? ठीक है, ये आपको बताना है। स्टार्ट कर दिया है टाइमर। एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस के बेसिस पर, नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेसिस पर, ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस के बेसिस पर, या फिर कितने वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं एंटरप्राइज में उस बेसिस पर। तो किसी भी सेक्टर को ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज किस बेसिस पे बोला जाता है ये बताना है। ऑल राइट, सो द टाइम इज अप, द टाइम इज अप। यहां पर देख लेते हैं बच्चों, किसी भी सेक्टर को आप ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज सेक्टर तब बोलोगे विच इज ऑन द बेसिस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक होना चाहिए। क्यों, मैं बताती हूँ। एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस का मतलब है कि किन स्थितियों में आपको काम पे रखा गया है।
अब ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस क्या होती हैं कि आपको ना कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, मेडिकल बेनिफिट्स, पेंशन, ये सारी चीजें, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, एक सही टाइम पे सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर होती है, ऑल ऑफ दैट। बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस है, वहाँ पे ना तो कोई जॉब सिक्योरिटी है, ना कोई मेडिकल बेनिफिट्स है, ना कोई सिक लीव है, जब एम्प्लॉयर का मन करेगा आपको काम से बाहर निकाल सकता है वो, तो ऑल ऑफ दैट, गवर्नमेंट कंट्रोल कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस के बेसिस पर कोई भी सेक्टर ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में क्लासिफाई होता है। उसी सेम तरीके से अगर कभी पूछ लिया जाए नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक ऐसी कौन सी गतिविधि है उसके बेसिस पे आप क्लासिफाई कर रहे हो, तो वो 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी का क्लासिफिकेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेसिस पे होता है। ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइज का जो क्लासिफिकेशन होता है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ओन्ड, प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट इंडिविजुअल्स कंपनी ओन्ड, ठीक है। तो वो सारी चीजें होती है। और हमेशा याद रखना एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस के बेसिस पे ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, तो बेसिस हमेशा याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज disguised unemployment occurs when the people, disguised unemployment कब होती है बच्चों? when people do not want to work, जब लोग काम नहीं करना चाहते, the people are working in a lazy manner, लोग बहुत आलस से काम कर रहे हैं, the people are working less than what they are capable of doing, कम काम कर रहे हैं, जितना काम कर सकते हैं उतना काम नहीं कर रहे, अपने पूरे पोटेंशियल को यूज करके काम नहीं कर रहे, या फिर व्हेन पीपल आर नॉट बीइंग पेड फॉर देयर वर्क, कि काम तो कर रहे हैं बट उनका पैसा उसको नहीं मिल रहा है। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो कि एक बेरोजगारी की स्थिति है, ये कब अकर करती है, कब होती है ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल है बच्चे, फटाफट से बताएंगे आप लोग। खत्म हो चुका है टाइम और हम यहाँ पे आंसर नहीं बता रहे हैं बच्चों। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट तब होती है जब पीपल आर वर्किंग लेस देन व्हाट दे आर केपेबल ऑफ डूइंग। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। देखिए होता क्या है कि सपोज एक ही जगह है, एक ही जमीन है जहां पर 2 लोग भी अगर काम करेंगे तो उस जमीन पे खेती की जा सकती है, बट वहां पे 5 लोग काम कर रहे हैं। जरूरत किसकी थी? सिर्फ 2 लोगों की थी। तो 3 जो लोग हैं वो एक्स्ट्रा लोग हैं बच्चों, जो कि उस जमीन पे काम कर रहे हैं। ऑल्दो एवरीवन इज वर्किंग, हर कोई काम कर रहा है, लेकिन सब ना थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं, कोई भी अपने पूरे पोटेंशियल को यूज करके काम नहीं कर रहा। तो ऐसा प्रतीत तो हो रहा है कि हर कोई काम कर रहा है, कोई खाली नहीं बैठा है, कोई बेरोजगार नहीं है, बट ये जो बेरोजगारी है ना, ये छुपी हुई है, क्योंकि कोई भी अपने पूरे पोटेंशियल को यूज करके काम नहीं कर रहा है। तो अगर आप 3 लोगों को हटा भी देंगे तो भी प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा बच्चों। इस वजह से इस अनएम्प्लॉयमेंट को, क्योंकि दिखती नहीं है ना, इसलिए इसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या फिर हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए, तो आई होप ये बात बिल्कुल क्लियर है। 17th क्वेश्चन पे आगे बढ़ चलते हैं। क्या है 17वां प्रश्न, चलिए देखते हैं। ऋतुराज इज एम्प्लॉयड एज अ गवर्नमेंट टीचर। ऋतुराज एक सरकारी टीचर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट अबाउट हिम। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है इनके काम के हिसाब से बिल्कुल सही है। ही वर्क्स इन द सेकेंडरी सेक्टर, he works in private sector, he works in unorganized sector, या फिर he works in public sector। कौन सी स्टेटमेंट बच्चों ऋतुराज के हिसाब से बिल्कुल सही है, ऋतुराज की कंडीशन को देखते हुए बिल्कुल सही है, बताइए। ऑल राइट, बहुत इजी था, चूज कर लिया होगा अब तक तो सोचकर। So the correct answer is that he works in the public sector, क्योंकि यार वो एक गवर्नमेंट सरकारी टीचर हैं तो पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं ना, बहुत सिंपल है। चलिए 18वें प्रश्न पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या है बच्चों 18th क्वेश्चन, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। Those activities by themselves do not produce a good, but they aid or support the production process। ये ऐसी एक्टिविटीज हैं जो खुद से कोई भी सामान नहीं बना रही हैं, लेकिन अगर प्रोडक्शन चल रही है कहीं पे तो उस प्रोडक्शन प्रोसेस को एड किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है इन एक्टिविटीज द्वारा। कौन सी एक्टिविटीज की बात हो रही है यहाँ पे? प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज, प्राइवेट सेक्टर की, इंडस्ट्रियल सेक्टर की, या फिर टर्शरी सेक्टर की? फटाफट से बच्चे आप लोग अपना आंसर देंगे, फिर मैं आपको रीजन देकर आंसर को समझाने वाली हूँ। ABCD में से जल्दी से लिख लीजिए कि 18th क्वेश्चन के साथ हमें कौन सा आंसर आना चाहिए। फटाफट से लिख डालो और जवाब दूंगी फिर। चलो टाइम अप हो गया है। तो बच्चों यहां पर करेक्ट आंसर इज द टर्शरी सेक्टर, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। क्यों, मैं बताती हूं। देखिए
टर्शरी सेक्टर क्या है? सर्विस सेक्टर है। सर्विस सेक्टर खुद से कोई सामान तो नहीं बना रहा। अब जैसे मैं टीचर हूं, मैं यहाँ सामान बना रही हूँ कुछ नहीं, मैं आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ। आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, वो आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है सर्विस सेक्टर। अब सर्विस सेक्टर खुद से कोई गुड नहीं प्रोड्यूस करता, ठीक है, दे डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड। सेकेंडली बोला जा रहा है दे एड और सपोर्ट द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब अगर प्राइवेट सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के अंदर गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उस प्रोडक्शन प्रोसेस को सपोर्ट करता है टर्शरी सेक्टर। कैसे सपोर्ट करता है? जैसे एक किसान है, उसको खेती करने के लिए लोन चाहिए, लोन लेने के लिए वो बैंक के पास जाता है, बैंक एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। उसी तरीके से अब मैंने अपनी फसल उगा ली, फसल उगाने के बाद मेरे को ये फसल जो है स्टोर करने के लिए थोड़ी फैसिलिटी चाहिए, क्योंकि मेरे को अभी नहीं बेचनी। स्टोरेज फैसिलिटी क्या है? एक सर्विस है, ठीक है। तो स्टोरेज फैसिलिटी हो गई, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो गई, बैंकिंग इंश्योरेंस फैसिलिटीज हो गई, ये सारी की सारी सर्विसेज एक तरीके से एड करती है, सपोर्ट करती हैं आपके प्रोडक्शन प्रोसेस को, एंड दैट इज व्हाई दे आर अ पार्ट ऑफ द टर्शरी सेक्टर। ऑलराइट, ये बात बिल्कुल ही आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। 19वें प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 19वां प्रश्न, और टाइमर टिक टिकी जी कहाँ भेजे इनको, ये साइड में। The value of the final goods and services produced in each sector during a particular year provide us with what? बच्चों, जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हर सेक्टर में प्रोड्यूस होते हैं, जब आप उसको एड अप कर देते हो एक साल के अंतर्गत, जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, आप उसको एड अप कर रहे हो, तो उससे आपको क्या मिलता है? मैम हमको तो कुछ नहीं मिलता है ना, क्या मिलता है बताइए? एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर, नेट प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर, टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर, या फिर ग्रॉस प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। फटाफट से मुझे बताइए। फटाफट से। ओके, 3 2 1 स्टॉप। यहां पर करेक्ट आंसर इज, बच्चों देखिए, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। अब देखो, हर सेक्टर के अंदर कुछ ना कुछ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है। अगर हम सिर्फ एक सेक्टर की बात करें कि यार प्राइमरी सेक्टर के अंदर ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, तो वो तो उससे हमें उस सेक्टर की टोटल प्रोडक्शन मिल जाएगी। बट प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर की जब बात की जा रही है, तो इसका क्या मतलब होगा बच्चे? चलिए देखते हैं। हल्का सा ना यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो है ट्रिक करा गया है बच्चों। यहाँ पर सिंपली बात ये है कि हम जब बात करते हैं वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, अब यार अगर एक सेक्टर की बात हो रही है, प्राइमरी सेक्टर है, उसमें एक साल के दौरान जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, तो उससे आपको क्या मिलता है? उस सेक्टर की टोटल प्रोडक्शन मिलती है। तो अगर ईच सेक्टर की बात हो रही है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। उस सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हुआ ये आपको पता चलता है। बट अगर यहाँ पे लिखा होता द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, तो उसमें आपको फिर पता चलता है कि यार उससे ना हमको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी मिलती है। अभी सिर्फ क्योंकि टोटल वैल्यू बोली गई है फाइनल गुड्स सर्विसेज की हर सेक्टर के अंदर, तो उससे टोटल प्रोडक्शन मिलती है उस सेक्टर की उस साल के लिए। बट अगर सम ऑफ द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोला गया होता, सम अगर तीनों का कर दोगे तो फिर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाता। तो यहाँ पर अभी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डैश ग्रेजुअली बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। बच्चों कौन सा ऐसा सेक्टर है जो कि एक तरीके से टोटल प्रोडक्शन और टोटल एम्प्लॉयमेंट के मामले में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर बन गया था? सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, ABCD। फटाफट से बताना है, जल्दी जल्दी से बता देना है। ऑल राइट, टाइम अप होने वाला है। ABCD में से जल्दी जल्दी से हम बताएंगे। हाँ जी, ऑल राइट, चलो जी, टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप, ठीक है। Which became the most important sector in terms of total production and employment? So the correct answer here is tertiary sector, option B। क्योंकि बच्चों ऐसा डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर देखने को मिलता है कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी टर्शरी सेक्टर में हो रही है, सबसे ज्यादा नौकरियां भी टर्शरी सेक्टर में ही जनरेट हो रही हैं। बट अगर इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया के अंदर मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इज बीइंग जनरेटेड इन द प्राइमरी सेक्टर, मतलब जनरेट नहीं हो रही है बट मैक्सिमम पीपल आर एम्प्लॉयड इन द प्राइमरी सेक्टर, बट स्टिल टोटल प्रोडक्शन तो टर्शरी सेक्टर में ही होती है सबसे ज्यादा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं 21st क्वेश्चन पर। क्या है? नॉट एवरी गुड और सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड अनसोल्ड नीड टू बी काउंटेड, इट मेक्स सेंस ओनली टू इंक्लूड द डैश टू गेट द टोटल प्रोडक्शन।
हर गुड और सर्विस जो कि आपकी कंट्री में बन रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, उसको काउंट नहीं करना होता है, ठीक है। सेंस सिर्फ इसी बात का बनता है कि आप कौन से प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करेंगे टोटल प्रोडक्शन कैलकुलेट करने के लिए। बताओ कौन से प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करोगे। वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन प्रोडक्शन, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, एडिंग अप एक्चुअल नंबर्स ऑफ गुड्स, या फिर गुड्स एंड सर्विसेज इन द 3 सेक्टर्स। फटाफट से बच्चों, इट इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। आई डोंट इवन थिंक कि इसके लिए कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत है। चलो टाइम अप हो गया है, टाइम अप हो गया है। चलिए फटाफट से मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। देखो यार, अब देश में तो एक छोटे कील से लेके एक बड़ी सी शिप तक बन रही है ना, हर चीज बन रही है, बट हर चीज को काउंट नहीं करना होता है जब आप टोटल प्रोडक्शन कैलकुलेट करते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही काउंट करना होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अब मैम व्हाट आर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज? बच्चे, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर दोज गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर, जो कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इस चीज को ध्यान में रखिएगा, जैसे मैं सपोज बात कर रही हूँ कि एक बिस्किट बन रहा है। अब उस बिस्किट के लिए आटे वाला बिस्किट है, आटा यूज हो रहा है, आटे के साथ थोड़ा सा हो सकता है हम बोल रहे हैं आटे के साथ साथ हम उसमें चीनी ऐड कर रहे हैं, चीनी के साथ साथ कोकोआ पाउडर ऐड कर रहे हैं, ऑल ऑफ दोस। तो तीन चार चीजें ऐड करें और बाद में जो बिस्किट का पैकेट बना हमने उसको 100 रुपए में बेच दिया। अब यार उस बिस्किट का पैकेट आप क्या कैलकुलेट करोगे? आप सिर्फ वो 100 रुपए को कैलकुलेट करोगे, क्योंकि उस 100 रुपए के अंदर बाकी जो सामान यूज करा गया है, जो भी इंटरमीडिएट गुड्स हैं, वो तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना। आटे का दाम, हमारे उसका जो प्राइस था, कोकोआ का, चीनी का, एवरीथिंग, एवरी वैल्यू इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द फाइनल गुड, ठीक है। तो इस वजह से हम हर चीज कैलकुलेट नहीं करेंगे, वील ओनली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑलराइट, एंड देन वील ओनली इंक्लूड दैट। सो आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटरमीडिएट गुड। एक इंटरमीडिएट गुड का हमको यहाँ पर एग्जाम्पल देना है। वोवन बास्केट, चेयर प्रोडक्शन फ्रॉम वुड, व्हीट फ्लावर, या फिर बिस्किट्स। ओ बच्चों, इसमें घंटी बज जाती है अभी, अगर हम इसको रोकते नहीं तो घंटी बजने से रोकना पड़ेगा। इंटरमीडिएट गुड का एग्जाम्पल देना है बच्चे, टाइम अप हो चला है, और यहां पर करेक्ट आंसर इज द व्हीट फ्लावर, ठीक है। देखो, वोवन बास्केट है, वो एक फाइनल गुड है, डायरेक्टली कंज्यूमर खरीद लेगा। चेयर बना दी है लकड़ी से, चेयर बन गई है तो चेयर भी डायरेक्टली खरीद ली जाएगी। बिस्किट की बात हो रही है, बिस्किट भी डायरेक्टली खरीद लिया जाएगा। बट जब व्हीट फ्लावर की बात होती है, व्हीट फ्लावर एक इंटरमीडिएट गुड है। इंटरमीडिएट गुड होने का मतलब है कि एक तरीके से वो एक प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होगा, उस व्हीट फ्लावर से आगे कुछ बनाया जाएगा, फिर आगे बनाने के बाद जो है फाइनल गुड में उसको कन्वर्ट करा जाएगा और फिर लोग उसको खरीदेंगे, ठीक है। सो इट्स एन इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, और उनकी वैल्यू कभी भी इंक्लूड नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, it has been noted from the histories of many now developed countries that at initial stages of development dash sector was the most important sector of economic activity। बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब हम बहुत सारे देशों के इतिहास को उठा के देख लेंगे, अगर आज वो देश डेवलप्ड हो भी गए हैं, बट अगर आप उनके इतिहास के पन्ने खोल कर देख लो, तो जब इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट था, यानी कि जब डेवलपमेंट करना उन कंट्रीज ने चालू करा था, उस टाइम पे कौन सा ऐसा इकोनॉमिक सेक्टर था जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर था? पब्लिक सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर? कौन सा सेक्टर था विच वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ द डेवलपमेंट एट द इनिशियल स्टेज? तो यहाँ पर जवाब है पब्लिक सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर। पब्लिक सेक्टर नहीं, प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर जिसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्योंकि बच्चों देखिए, एक टाइम पे सारे के सारे देश जो है मैक्सिमम अपनी प्रोडक्शन वो एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटी से ही करते थे, क्योंकि बाकी सेक्टर्स डेवलप हुए नहीं थे उस टाइम पे इतने। अब हो गए हैं तो लोगों ने शिफ्ट मार लिया है दूसरे सेक्टर्स में। लेकिन अगर डेवलप्ड कंट्रीज की भी हिस्ट्री उठाकर देख लोगे तो एक टाइम पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर प्राइमरी सेक्टर ही होता था, वहीं से ही डेवलपमेंट शुरू हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट
24th क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। 24th क्वेश्चन क्या है, प्राइमरी सेक्टर को और हम क्या बुलाते हैं? बच्चों प्राइमरी सेक्टर का एक और नाम क्या होता है? सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, प्री इंडस्ट्री सेक्टर या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ABCD में से आपको बताना है यहाँ पर कि प्राइमरी सेक्टर को हम और किस नाम से बुलाते हैं। प्यार से नहीं बुलाते हैं, किस नाम से बुलाते हैं, फटाफट से बताना है, जल्दी जल्दी। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। सो द टाइम इज अप, द टाइम इज अप। यहाँ पर बच्चों बता देते हैं कि प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी बुलाते हैं, पुकारते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर है ये क्वेश्चन। सेकेंडरी सेक्टर को हम और क्या बुलाते हैं? व्हाट डू वी कॉल द सेकेंडरी सेक्टर? ऑर्गेनाइज सेक्टर बुलाते हैं, सर्विस सेक्टर बुलाते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर बुलाते हैं या फिर पब्लिक सेक्टर बुलाते हैं? व्हाट इज लाइक द अदर नेम फॉर द सेकेंडरी सेक्टर? दिस इज समथिंग यू हैव टू टेल मी फास्ट। फटाफट से बताएंगे, 15 सेकेंड का टाइम हमारे पास और है। जल्दी जल्दी से बच्चे इसका जवाब देंगे और हम उसके बाद आपको आंसर देंगे। बहुत सिंपल है बच्चों। लास्ट क्वेश्चन का आंसर दिया था ना, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। ठीक है, अभी जो है, हाँ जी, सो द करेक्ट आंसर हियर इज द इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी कि ऑप्शन सी। बच्चों आप सभी को पता है कि सेकेंडरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है। जब हम बात करते हैं लकड़ी से चेयर बनाने की या फर्नीचर बनाने की, प्लास्टिक से वाटर बॉटल बनाने की, और क्या क्या एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो, आटे से बिस्किट बनाने की, टमाटर से टमेटो केचप बनाने की, तो ये सारा काम जो है इंडस्ट्रीज में होता है एंड दैट इज व्हाई द सर्विस सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज द इंडस्ट्रियल सेक्टर। यही सर्विस सेक्टर का काम होता है। 26वें प्रश्न पे आ जाते हैं बच्चों। हमने जो है आधे क्वेश्चंस को कर लिया है कंप्लीट, आधे क्वेश्चंस और रह गए हैं। फटाफट से देख लेते हैं क्या बात यहाँ पे की जा रही है। विच ऑफ दीज कैन बी कंसिडर्ड एज अ बेसिक सर्विस? बेसिक सर्विस इनमें से कौन सी चीज मानी जा सकती है? द ग्रोइंग ऑफ व्हीट, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज या फिर पुलिस स्टेशन? कौन सी सर्विस एक बेसिक सर्विस आप कंसिडर कर सकते हैं? ABCD में से बच्चे फटाफट से आप लोग बताएंगे, जल्दी जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे, देन वी विल मूव अहेड। ऑल राइट, ऑल राइट, चलिए। सो यहाँ पर द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज पुलिस स्टेशन। जो पुलिस स्टेशन की जो सर्विस है वो एक बहुत ही बेसिक सर्विस मानी जाती है, जो कि हर जगह जिस सर्विस की बहुत ज्यादा जरूरत भी है। ठीक है, बाकी सर्विसेज भी हैं बट पुलिस स्टेशन की सर्विस जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बेसिक मानी जाती है। ऑल राइट, नेक्स्ट। अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन in contrast to someone who does not have a job and is clearly visible as unemployed. It is also called। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो अंडर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन होती है वो छुपी हुई होती है, इन कॉन्ट्रास्ट टू समवन। अब आप वैसे क्या बोलते हो, कोई इंसान बेरोजगार कब है? जब उसके पास नौकरी नहीं है। बट अंडर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में लोगों के पास नौकरी है, पीपल आर डूइंग समथिंग बट दे आर नॉट वर्किंग अप टू देयर फुल पोटेंशियल। ये जो टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट होती है इसको हम क्या बोलते हैं? हिडन एम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट या फिर लेस एम्प्लॉयमेंट। ABCD में से सिलेक्ट करना है। टाइम अप हो चला है, 5 सेकंड और दे देती हूँ, अगर किसी ने जवाब नहीं दिया है तो दे दीजिए। ठीक है, नाउ द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। बच्चों अगर यहाँ पे हिडन अनएम्प्लॉयमेंट लिखा होता ना, यहाँ पे क्या लिखा है? हिडन एम्प्लॉयमेंट। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट लिखा होता तो वो भी सही होता, बट द ओनली करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ही होता है कि बहुत से लोग काम कर रहे हैं बट इतने लोगों की जरूरत नहीं है, तो हर कोई जो है बहुत थोड़ा 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 काम कर रहा है, लेबर एबर डिवाइड हो गया है, कोई भी अपने पूरे पोटेंशियल को यूज करके नहीं काम कर रहा है। तो एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट छुपी हुई है क्योंकि हर कोई काम करता हुआ प्रतीत हो रहा है। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट इसको बोलते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इसको बोलते हैं, इसको अंडर एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग अप टू योर फुल पोटेंशियल। तो ये सिंपल सी बात है, ये सिंपल सी बात आई होप आप लोगों को हो गई है क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच इज द 28th क्वेश्चन। लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब क्या होता है? व्हाट अ पर्सन डिजायर्स टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट द अदर विशेस टू बाय। What a person desires to sell is exactly what the other person also wishes to sell.
what a person desires to buy is exactly what the other person wishes to buy, या फिर none of the above. ABCD में से बताना है क्या है करेक्ट आंसर। फटाफट से टाइमर चालू कर दिया गया है, जल्दी जल्दी से सभी के सभी मुझे यहाँ पे बताएंगे। फटाफट से। ओके, यहाँ पर बच्चे अब टाइम अप हो चला है, तो जरा इसको हम रीसेट कर देते हैं। और यहाँ पे द करेक्ट आंसर वाज द फर्स्ट वन, व्हाट अ पर्सन डिजायर्स टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट द अदर पर्सन विशेस टू बाय। जो आप बेचना चाहते हो एग्जैक्टली वही चीज दूसरा इंसान आपसे खरीदना चाहता है, तो वो होता है बच्चों डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। और याद रखिएगा कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज अ वेरी एसेंशियल फीचर इन दी बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के अंदर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स बहुत ज्यादा एसेंशियल फीचर होता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कि आप जो बेचना चाहते हो दूसरा वही आपसे खरीदना चाहता है। तो अगर ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की सिचुएशन रहती है तभी आपका बार्टर सिस्टम सक्सेसफुल हो पाता है। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लेती हूँ, सपोज एक इंसान के पास ये रिमोट है और दूसरे के पास ये बॉटल है। आप अपना रिमोट बेचना चाहते हो और दूसरे से बॉटल खरीदना चाहते हो, और दूसरा अपनी बॉटल बेचना चाहता है और रिमोट खरीदना चाहता है। अगर ऐसी स्थिति होती है, ये स्थिति होती है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की, व्हाट यू आर विलिंग टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट दिस पर्सन विशेस टू बाय, एंड ये जो बेचना चाहते हैं एग्जैक्टली आप वही खरीदना चाहते हो। तो अगर ऐसी स्थिति रहेगी तभी आपका बार्टर सिस्टम जो है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। सो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज अ वेरी वेरी एसेंशियल फीचर फॉर द बार्टर सिस्टम टू बी सक्सेसफुल। ठीक है, चलो 28th क्वेश्चन के बाद आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, विच इज द 29th क्वेश्चन। 29th क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है बच्चों, देखिए, इन इंडिया डैश इशूज करेंसी ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारी केंद्रीय सरकार के बिहाफ पे करेंसी इशू करने का काम कौन करता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, द फाइनेंस कमीशन, या फिर नन ऑफ द अबव। फटाफट से यहाँ पर टाइमर को हम लोगों ने चालू कर दिया है, जल्दी जल्दी से आप लोग बताएंगे कि इंडिया के अंदर करेंसी इशू करने का जो काम है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है। और बहुत ज्यादा मेरे को लगता है टाइम भी दे दिया है, 20 सेकंड का टाइम दे दिया है, अभी बचा है मतलब। फटाफट से बच्चे आप यहाँ पे बताएंगे मुझे। ओके ओके, टाइम इज अप। सभी को पता होना चाहिए यार, दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। एवरीवन नोज कि करेंसी इशू का काम हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो करता है बच्चों। और आप लोगों को पता है कि क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई बैंक नोट्स, करेंसी नोट्स को इशू कर रही है, बैंक नोट्स बोल रही हूँ, करेंसी नोट्स को इशू कर रही है, दैट इज वाई हम उन करेंसी नोट्स को अपना मीडियम ऑफ एक्सचेंज मानते हैं। दैट्स द रीजन कि हम उसको एज अ करेंसी एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि सरकार द्वारा जो है, सरकार के बिहाफ पर इसको जो है जारी किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच इज द 30th क्वेश्चन। और बच्चों तीसरे प्रश्न पे, ये प्रश्न भी आपके मनी एंड क्रेडिट चैप्टर से है। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है कि बैंक्स इन इंडिया दीज डेज होल्ड अबाउट डैश ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज कैश। तो बैंक्स जो होते हैं इंडिया में आजकल के टाइम पर, ये जो है कितने परसेंटेज जो डिपॉजिट आता है उसको एज कैश, उसको एज पैसा होल्ड करते हैं? 25%, 20%, 15% या 5%? जल्दी जल्दी से मुझे बताइए बच्चों। टाइम अब मैं 5-10 सेकंड पहले ही बंद कर दूंगी, ठीक है? जैसे ही 10 सेकंड पे टाइमर आएगा ना मैं बंद कर दूंगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा देर हम नहीं लेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर। ऑल राइट, फटाफट से बताएंगे, ठीक है? ऑल राइट, मैं अभी ही बंद कर देती हूँ इसको। हाँ ठीक है। सो यस बच्चों, बैंक्स के पास जितने भी डिपॉजिट्स आते हैं, जितना भी पैसा लोग आकर बैंक के पास जमा करवाते हैं, उन डिपॉजिट्स में से बैंक जो है 15% अपने पास रखते ही रखते हैं। तो 15% ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 15% डिपॉजिट्स बैंक अपने पास रखते हैं कि एट एनी गिवन डे कोई भी डिपॉजिटर अगर अपना पैसा विड्रॉ करने आ जाए, क्यों रखते हैं? बिकॉज एट एनी गिवन डे a depositor can come
to withdraw cash, withdraw money, and that is why they hold 15% of the deposits as cash with them. तो इतना तो वो कैश रखते ही हैं डिपॉजिट्स की तरह, ताकि किसी भी दिन कोई भी डिपॉजिटर पैसा निकलवाने आ जाए तो यार हमारे पास पैसा होना भी तो चाहिए उनको देने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 31st क्वेश्चन। 31st क्वेश्चन में बोला गया है बैंक्स यूज द मेजर प्रोपोर्शन या मेजर पोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स टू डू व्हाट। बच्चों जो बैंक है उसके पास बहुत से लोगों ने पैसा आके जमा कराया, अब उस पैसे का 15% तो उन्होंने रख लिया अपने पास, ठीक है। बाकी जो पैसा बचा उसका बैंक क्या करते हैं, मेजर पोर्शन जो डिपॉजिट्स का होता है उसके साथ बैंक क्या करता है, उससे लोगों को लोन देता है, उससे जो है अपने बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को खरीदने में, उससे जो है फॉरेन बैंक्स में डिपॉजिट करा देता है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो व्हाट डू बैंक्स डू विद द मेजर पोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट, बार बार प्रोपोर्शन नहीं कर रहे, मेजर पोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स। टाइम अप। यहां पर करेक्ट आंसर इज दैट बैंक यूज द मेजर पोर्शन टू एक्सटेंड लोन्स। तो बच्चों बहुत सारा डिपॉजिट बैंक के पास आ गया, बैंक ने इसमें से एक मेजर पोर्शन जो है वो लोगों को लोन देने में एक्सटेंड कर दिया। क्यों लोन देने में बैंक्स मेजर पोर्शन डिपॉजिट्स का क्यों एक्सटेंड कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द बैंक। बैंक पैसा कमाएगा लोन देकर, क्योंकि जब बैंक लोन देगा तो बैंक इंसान से एक ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां से चार्ज करेगा, डिपॉजिटर को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, और उसी के बीच का जो डिफरेंस होगा वो बैंक का मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। पढ़ चुके हैं हम बहुत बारी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच इज द 32nd क्वेश्चन। लेट अस लुक एट इट। इनमें से कौन सी चीज कोलैटरल का एग्जाम्पल है, गिरवी रखने का एग्जाम्पल है? लाइव स्टॉक यानी भेड़ बकरियां, लैंड यानी कि जमीन, डिपॉजिट्स विद द बैंक्स यानी कि बैंक के साथ डिपॉजिट रखवाना, या फिर ऑल ऑफ द अबव। बच्चों व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ कोलैटरल? गिरवी में आप इनमें से कौन कौन सी चीजें रख सकते हो? जल्दी से बताना है, 10 सेकंड और रह गए हैं वैसे तो, हाँ चलो जल्दी, इतना टाइम भी नहीं लगना चाहिए। चलिए ऑलराइट स्टॉप। तो यार सबसे पहले तो समझ लेते कि व्हाट इज अ कोलैटरल। कोलैटरल इज द गारंटी। जब तक आप आपने लोन लिया, ठीक है, आपने लोन लिया, आपने सपोज 5 लाख का लोन लिया, बैंक से लोन लिया। अब बैंक बोल रहा है कि यार मेरे को क्या भरोसा कि कल को तुम ये पैसा वापस करके भी जाओगे कि नहीं, तो इसके बदले में इतना ही वैल्यू का जो भी कोई एसेट तुम्हारे पास है, अब चाहे कोई जमीन है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई डिपॉजिट्स है, मेरे पास वो रख कर जाओ, ताकि कल को अगर तुम मेरे को लोन वापस ना करो तो मैं इस एसेट को बेचकर अपने पैसे वसूल सकूं, ठीक है। तो कोलैटरल एक गारंटी होती है जो कि एक इंसान रखवाता है टिल द टाइम वो अपने लोन को रीपे नहीं कर देता, ठीक है बच्चों। अब ये एक ऐसा एसेट होता है जो कि बोरोअर ओन करता है। अगर मैं कल को लोन लेने जा रही हूँ तो मुझे कोई चीज कोलैटरल रखवानी पड़ेगी, तो मैं ओन करनी चाहिए ना ऐसा कोई एसेट। तो वो एसेट कुछ भी हो सकता है इनमें से, जैसे अभी आप सोचोगे लाइव स्टॉक, भेड़ बकरियां कौन रखवा रहा है? हाँ यार लोग रखवाते हैं, मतलब गांव वगैरह में अगर हम देखें पहले के टाइम पे लोग भेड़ बकरियों को भी एक तरीके से कोलैटरल की तरह रखवा देते थे, गिरवी की तरह, कि हम जब चुकता कर देंगे पैसा तब जाके ले जाएंगे इनको, ठीक है। लैंड जमीन तो रखवाते हैं, डिपॉजिट्स विद बैंक्स इज ऑल्सो अ कोलैटरल। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, देख लेते हैं। What are the different components of the terms of credit? इनमें से टर्म्स ऑफ क्रेडिट की अगर बात करी जाए, टर्म्स ऑफ क्रेडिट की अगर बात करी जाए, टाइमर देखो ऊपर चल रहा है, टिक टिकी जी ऊपर चल रही हैं। टर्म्स ऑफ क्रेडिट यानी कि बच्चों वो टर्म्स एंड कंडीशंस, अगर तुम कोई भी लोन लेने जा रहे हो तो लोन एग्रीमेंट जो होगा ना तुम्हारा, तुम्हें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बताएगा। उस टर्म्स एंड कंडीशंस में क्या क्या आता है? इंटरेस्ट रेट, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, कोलैटरल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यार यहां पर द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। जब हम टर्म्स ऑफ क्रेडिट की बात करते हैं ना, तो ये सारे ही कंपोनेंट्स हमारे क्रेडिट के टर्म्स एंड कंडीशंस में आते हैं। आपको मैंने एक शॉर्ट फॉर्म से याद भी कराया था, इन डोकोमो, है ना। इन डोकोमो का क्या मतलब है? इन का मतलब है इंटरेस्ट रेट। तो हर लोन लेने के साथ साथ आपको कोई ना कोई इंटरेस्ट रेट स्पेसिफाई करा जाता है, कोई ब्याज स्पेसिफाई करा जाता है जो आपको रीपे करना होता है अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल अमाउंट। डोकोमो का मतलब है डॉक्यूमेंटेशन भी आपको देनी पड़ती है। को का मतलब है कोलैटरल, और मो का मतलब क्या है? मोड ऑफ रीपेमेंट, कैसे आप रीपे करोगे। तो ये सारी चीजें आपके लोन एग्रीमेंट के साथ आएंगी। जब आप कोई लोन लोगे आपको ये सारी जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना ही पड़ेगा, ठीक है।
तो ये होती है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अब आ जाते हैं अपने 34th क्वेश्चन, यानी कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर क्या है बच्चों, क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट इनमें से गलत है, तो ऊपर हमारा टाइमर चल रहा है, बताइए। There is no organization that supervises the credit activities of lenders in the informal sector. RBI stops the money lenders from using unfair means to get their money back. Compared to the formal lenders, most of the informal lenders charge much lesser interest on loans. या फिर both B and C। फटाफट से जल्दी से बताइए कौन सी गलत है स्टेटमेंट्स, और टाइम आप हो चला है यहाँ पर। देखिए बच्चे, यहाँ पर जो गलत है स्टेटमेंट्स, अगर हम उसकी बात करें तो इट इज बोथ बी एंड सी। दोनों ही स्टेटमेंट्स बी और सी दोनों गलत है। देखो, स्टेटमेंट भी बोल रही है कि आरबीआई मनी लेंडर को रोकता है कि मनी लेंडर गलत प्रैक्टिसेस ना यूज करे अपना पैसा वसूलने से। तो भाई आरबीआई और मनी लेंडर का रिश्ता क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, मनी लेंडर इनफॉर्मल सेक्टर, आरबीआई फॉर्मल सेक्टर। आरबीआई अगर किसी पे चेक रख सकता है तो आरबीआई अपने फॉर्मल सेक्टर के बैंक्स पे चेक रख सकता है। आरबीआई मनी लेंडर पे चेक कैसे रखेगा, तो ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। और फिर ऑप्शन सी बोल रहा है कंपेयर टू फॉर्मल लेंडर्स मोस्ट इनफॉर्मल लेंडर्स चार्ज मच लेसर इंटरेस्ट ऑन लोन्स। बोला जा रहा है फॉर्मल सेक्टर से ज्यादा इनफॉर्मल सेक्टर में कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करा जाता है, विच इज डेफिनेटली रॉन्ग। हमेशा फॉर्मल सेक्टर में कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करा जाएगा, कम ब्याज आपसे लिया जाएगा। इनफॉर्मल वाले तो अपने मन मर्जी के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा ब्याज लेते हैं। तो बोथ बी एंड सी आर रॉन्ग, बोथ बी एंड सी आर फॉल्स। तो इस वजह से अब हम आगे आ जाएंगे अपने 35वें क्वेश्चन पर। बच्चों 35वां क्वेश्चन क्या है, चलिए पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड लीड टू अ डेट ट्रैप। इनमें से कौन सी चीज आपको एक डेट ट्रैप की तरफ लेकर जा सकती है, यानी कि कर्जे के चंगुल में आपको फंसा सकती है। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ऑप्शंस को। हाई इंटरेस्ट रेट फॉर बोरोइंग कैन मीन दैट द अमाउंट टू बी रीपेड इज ग्रेटर देन द इनकम ऑफ द बोरोअर। हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मीन्स अ लार्जर पार्ट ऑफ द अर्निंग्स ऑफ द बोरोअर इज यूज्ड टू रीपे द लोन। हाई इंटरेस्ट रेट फॉर बोरोइंग कैन मीन दैट द अमाउंट टू बी रीपेड इज लेसर देन द इनकम ऑफ द बोरोअर, या फिर बोथ ए एंड बी। बताइए कौन सी स्थिति के कारण आप एक डेट ट्रैप में फंस सकते हैं। मैं आपको एक्स्ट्रा 30 सेकेंड्स दूंगी, एक्स्ट्रा 30 सेकेंड्स दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसलिए आई विल गिव यू एक्स्ट्रा 30 सेकेंड्स। ध्यान से पढ़ लो ऑप्शंस को, साइड भी हो जाती हूं मैं। कौन सी चीज डेट ट्रैप में लेकर जाएगी आपको, कि एक जगह से कर्जा लिया है, फिर उस कर्जे को चुकाने के लिए दूसरा कर्जा लिया है, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे तो कर्जे में फंस गए, डूब गए। ओके, बस इतना काफी है, टाइम इतना काफी है, हाँ रोक लेंगे इसको। देखिए बच्चे, यहाँ पर दोनों ही जो ये ऑप्शंस है बोथ ए एंड बी, ये दोनों करेक्ट है। ये दोनों स्थितियां आप लोगों को एक डेट ट्रैप में फंसा सकती हैं। हाई कॉस्ट हाई इंटरेस्ट रेट अगर होगा, मतलब अगर आप ज्यादा ब्याज पे पैसा ले रहे हो, इसका ये भी मतलब हो सकता है कि कभी कभी हमें जो पैसा वापस करना है वो हमारी अर्निंग से भी ज्यादा हो। यार हमने 2000 का लोन लेके सपोज 500 रुपए कमाए थे, लेकिन हमारा इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा है कि हमें शायद 3000 रुपए वापस करने हो, तो हमने कमाए 2000 लगा के 500, ठीक है, पर हमें वापस करने पड़ रहे हैं 3000 रुपए वापस, विच इज लाइक एक्स्ट्रा 500 के साथ हमें रिटर्न करना पड़ रहा है। तो कभी कभी ज्यादा इंटरेस्ट रेट होने के कारण आपकी अर्निंग से ज्यादा आप लोगों को रीपे भी करना पड़ सकता है। और दूसरी चीज है कि अगर ज्यादा कॉस्ट ऑफ बोरिंग रहेगी, मतलब ज्यादा इंटरेस्ट रेट रहेगा, तो इसका ये भी मतलब होता है कि बोरोवर्स की जो कमाई है, उस कमाई का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ पैसा चुकता करने में जा रहा है, जिसकी वजह से आपके ऊपर एक कर्जा चढ़ने के पूरे आसार है, पूरी आशंका है। तो यहाँ पे बच्चों वही बात हो रही है कि दोनों ही स्थितियों में ए और बी दोनों ऑप्शंस के अंदर आप लोगों के ऊपर क्या है, इट कुड लीड टू अ डेट ट्रैप, आप लोग जो है कर्जे में फंस सकते हैं। आई होप ये बात बिल्कुल ही क्लियर है। चलो नेक्स्ट 36th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या बोल रहा है 36th क्वेश्चन, द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन। जो मॉडर्न करेंसी है उसका कोई खुद का कोई यूज नहीं है, लेकिन फिर भी उसको एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। क्यों करते हैं एक्सेप्ट, ये बताना है। क्योंकि वो कन्वीनियंट है, क्योंकि उसका एक डिजिटल मैनुअल सिस्टम है, क्योंकि उसको हम फॉरेन एक्सचेंज में यूज कर सकते हैं, या फिर क्योंकि उसको हमारी गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज किया जाता है। तो बच्चों मॉडर्न करेंसी, अगर आप पेपर नोट्स को सिर्फ वैसे उसके ऊपर अगर गांधी जी ना बने होते या वो सब ना होता तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है ना। पर अब हम उसको यूज क्यों करते हैं, जब उसकी कोई पेपर की वैल्यू ही नहीं है, वैसे टिल द टाइम उस पर छपा नहीं हुआ है कुछ, तो हम उसको यूज क्यों कर रहे हैं।
रीजन काफी सिंपल है बच्चों, क्योंकि ये जो मॉडर्न करेंसी है इट इज ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। हमारे देश की सरकार ने इसको ऑथोराइज करा है। हमारे देश की सरकार के बिहाफ पे जो आरबीआई है हमारे करेंसी नोट्स को प्रिंट करती है। दैट इज द रीजन कि वी एक्सेप्ट इट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, क्योंकि ये सरकार द्वारा, जनहित में सरकार द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट, अ डैश is a paper instructing the bank to pay a specific amount from the person's account to the person in whose name it has been issued। बच्चों a dash की बात हो रही है। कौन सा dash? is a paper। कौन सी चीज एक पेपर है जो कि बैंक को ये इंस्ट्रक्शन दे रही है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट उस इंसान के अकाउंट से निकाल के दूसरे इंसान के अकाउंट में डाल दो जिसके नाम पर ये इशू किया गया है। डिपॉजिट स्लिप, विड्रॉल स्लिप, एटीएम फैसिलिटी या फिर चेक, किस चीज की बात हो रही है? जल्दी जल्दी से 10 सेकंड और बचे हैं बच्चे, फटाफट से अपने आंसर्स को लिख दीजिए, फटाफट। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ओके। चलिए, तो यहां पर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, चेक। बच्चों चेक क्या होता है? चेक एक पेपर होता है, बैंक द्वारा इशू किया जाता है चेक। ठीक है, सपोज मैं चेक लिख रही हूँ तो मैं चेक में किसी का नाम लिख रही हूँ कि भाई ये फलाना ढिमकाना इंसान है, इसके अकाउंट में पैसा इतना ट्रांसफर कर दो, तो अमाउंट भी लिखूंगी, उसका नाम भी लिखूंगी। तो चेक एक तरीके से जब मैं बैंक में जाके दूंगी तो वो बैंक को इंस्ट्रक्शन में दे रही हूँ कि इतना जो अमाउंट है ये इस इंसान के बैंक में डलवा दीजिए। कहाँ से डलवा दीजिए? मेरे अकाउंट से विड्रॉ करवा के डलवा दीजिए। तो सिंपली क्या होगा, मैं वो पेपर दूंगी, उस पर 50,000 का अमाउंट अगर लिखा होगा तो वो उस इंसान के अकाउंट में पहुंच जाएंगे जिसके नाम पे मैंने चेक इशू किया है, और मेरे अकाउंट से निकल जाएंगे वो पैसे। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पर 38 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या है बच्चों क्वेश्चन? चलिए पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एम सलीम जो है wants to withdraw 20,000 in cash for making payments to Prem. After Prem receives the money, he deposits it in his own account. What is the result? तो सलीम को 20,000 विड्रॉ करने हैं, कैश में विड्रॉ करने हैं, क्योंकि उन्हें प्रेम को पेमेंट देनी है। अब प्रेम को वो पैसा देते हैं और प्रेम उसके बाद अपने अकाउंट में उसको डिपॉजिट कर लेते हैं। इसके बाद क्या होता है? क्या होता है इसके बाद? मौजा ही मौजा। देखो, सलीम्स बैलेंस इन हिज बैंक अकाउंट इंक्रीजेस एंड प्रेम्स बैलेंस इंक्रीजेस। Salim's balance in his bank account decreases and Prem's balance increases. Salim's balance in his bank account increases and Prem's balance decreases. या फिर none of the above? बहुत सिंपल है भाई। क्या होगा अकाउंट बैलेंस को? बैलेंस बिगड़ गए हैं, जल्दी से बताइए क्या होगा? टाइम अप हो चला है, चलिए मैं ही बता देती हूँ बच्चों। देखिए, सलीम का बैलेंस ऑब्वियसली डिक्रीज होगा और प्रेम का बैलेंस इंक्रीज होगा, है कि नहीं? सलीम ने अपने अकाउंट से विड्रॉ करे हैं 20,000, तो उनके अकाउंट में 20,000 कम हो जाएंगे, और वहीं पे प्रेम ने अपने अकाउंट में 20,000 डिपॉजिट करवाए हैं, तो प्रेम के अकाउंट में पैसे इंक्रीज हो जाएंगे। यही तो होगा, ऑप्शन बी तो होगा, है कि नहीं? गलत थोड़ी ना बोल रही हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? How do banks mediate between those who have surplus funds and those who are in need of the funds? बच्चों, बैंक्स उन लोगों के बीच में एक बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं जिनके पास या तो बहुत ज्यादा पैसा होता है, जो कि डिपॉजिटर्स होते हैं, और उन लोगों के बीच में जिनको पैसे की जरूरत होती है, यानी कि जो बोरोवर्स होते हैं। मीडिएट मतलब उनके बीच में एक बैलेंस कैसे बनाते हैं बैंक्स? म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, शेयर डिविडेंड के थ्रू, लोन्स के थ्रू, या फिर डिपॉजिट्स के थ्रू? फटाफट से मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए। जल्दी जल्दी से, 20 सेकंड और रह गए हमारे पास, जल्दी जल्दी फटाफट। ओके, टाइम इज अप गाइस, टाइम इज अप। चलिए मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। ठीक है, तो बैंक्स करते क्या है? ऑब्वियसली लोन्स के थ्रू वो मीडिएट करते हैं डिपॉजिटर्स के बीच में और बोरोवर्स के बीच में। कौन मीडिएट करते हैं? बैंक्स मीडिएट करते हैं। कैसे मीडिएट करते हैं? तो यार, डिपॉजिटर ऑब्वियसली वो इंसान है जो बैंक के पास अपना पैसा डिपॉजिट करवाने जा रहा है, और बैंक पैसा जो है बोरोवर को उधार पे दे रहा है। होता क्या है कि जब डिपॉजिटर बैंक के पास पैसा रखवाता है तो बैंक ना उसको एक इंटरेस्ट रेट देता है,
और वहीं पे बोरोअर को जब बैंक पैसा उधार पे देता है तो बोरोअर बैंक को एक इंटरेस्ट रेट उस पैसे पे देता है। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि बोरोअर से, जिसको पैसा आप उधार पे दे रहे हो, उससे आप जो ब्याज लोगे वो ब्याज काफी ज्यादा होगा, और डिपॉजिटर के डिपॉजिट पे आप जो ब्याज उसको दे रहे हो वो ब्याज काफी कम होगा। ठीक है, इस वजह से बच्चों जो इस इंटरेस्ट रेट का और इस इंटरेस्ट रेट के बीच में जो अंतर आता है, जो डिफरेंस आता है, वही डिफरेंस बैंक का मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है या मेन सोर्स ऑफ इनकम कहलाता है। कि यार मैंने इससे तो एक तरीके से इंटरेस्ट में 10% इंटरेस्ट ले लिया और इसको सिर्फ 5% इंटरेस्ट दिया इसके पैसे पे, तो वो जो 5% का डिफरेंस बचा ना, वो इसकी बैंक की मेन सोर्स ऑफ इनकम कहलाएगी। तो इस पर्टिकुलर पूरे तरीके से बैंक खुद भी पैसा कमा रहा है और डिपॉजिटर और बोरोअर का भी फायदा करवा रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच इज द 40th क्वेश्चन। चलिए बच्चों 40th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डैश रेफर्स, फटाफट से इसको हम सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है, वन वर्ड क्वेश्चन, वेरी बेसिक। डैश रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोअर विद मनी, गुड सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। क्या होती है वो चीज? जो एक एग्रीमेंट है जहां पर एक इंसान जो है बोरोअर को, जो लेंडर है वो बोरोअर को पैसा, सामान या सर्विस दे रहा है, और उसको बदले में क्या दे रहा है बोरोअर? प्रॉमिस कि मैं आपको फ्यूचर में पे करूंगा। डेबिट, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट या फिर ट्रेड? जल्दी से बताइए। ऑल राइट, फटाफट से बच्चों यहां पर हम, ओके, सो द करेक्ट आंसर इज क्रेडिट। ठीक है, तो क्रेडिट वो एग्रीमेंट होता है जिसमें लेंडर जो है बोरोअर को पैसा, गुड सर्विसेज दे रहा है और उसको रिटर्न में क्या मिल रहा है? प्रॉमिस, वादा, यार हम आपको फ्यूचर में रिटर्न कर देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, लास्ट के 10 क्वेश्चंस रह गए हैं, फटाफट से इनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं बच्चों। चलो, व्हाट इज द एम ऑफ द लोन्स दैट आर सैंक्शनड टू द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स? सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो लोन दिया जाता है वो किस बेसिस पे सैंक्शन किया जाता है? ताकि वो लोग इंडस्ट्रीज अपनी खोल सकें, ताकि वो लोग अपनी फिशरीज खोल सकें, ताकि वो लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर सकें, या फिर वो लोग जो है एग्रीकल्चर को और ज्यादा डेवलप कर सकें। तो व्हाट इज द मेन एम, मेन उद्देश्य क्या होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन देने का? ABCD में से बच्चों आप लोग फटाफट से मुझे बताएंगे, जल्दी जल्दी से बताएंगे। टाइम इज अप, टाइम इज अप। ठीक है, एंड यहां पर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं वो अपने लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर सकें, यानी कि अपना अगर खुद का उनको कुछ स्टार्ट करना है, कुछ चालू करना है, तो वो सारी चीजें वो कर सकें। दैट इज द मेन एम ऑफ द लोन्स दैट आर बीइंग सैंक्शनड। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, विच इज द 42nd क्वेश्चन। क्या है ये क्वेश्चन, देखते हैं। इन सिचुएशंस विद हाई रिस्क्स, बच्चों कुछ बहुत रिस्की सिचुएशंस क्रेडिट के मामले में बात की जा रही है, तो जो हाई रिस्क सिचुएशंस होते हैं वहां पे क्रेडिट माइट क्रिएट फर्दर प्रॉब्लम्स फॉर द बोरोअर। हाई रिस्क सिचुएशन में बोरोअर ने अगर क्रेडिट लिया है, उधार लिया है, तो उसके लिए काफी ज्यादा दिक्कत क्रिएट हो सकती है। इस पर्टिकुलर चीज को क्या बोलते हैं? एब्सेंस ऑफ कोलैटरल, गिरवी रखने की कमी, डेट ट्रैप, ठीक है, कर्जे का चंगुल में फंस सकते हैं, डेबिट या डिमांड डिपॉजिट्स। अगर हाई रिस्क है किसी सिचुएशन में, मतलब आपको ये नहीं पता है कि आप कर्जा ले रहे हो सकता है उस कर्जे से आपको नुकसान हो जाए या फिर हो सकता है फायदा भी हो जाए, काफी रिस्क है, रिस्की गेम है, तो उससे जो है बोरोअर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है? तो बच्चों यहाँ पर द करेक्ट आंसर इज अ डेट ट्रैप। व्हाट वुड इट लीड टू? इट वुड लीड टू अ डेट ट्रैप, जहां पर मतलब ऐसा हो सकता है कि वो इंसान जो है उसको बहुत ज्यादा वो कर्जे में डूब जाए। ठीक है, हो सकता है ऐसा हो जाए। ऑलराइट, समझ में आई बात? आई कि नहीं आई? आ गई होगी। चलो ऑलराइट, अभी बच्चे आगे चलते हैं, 43rd क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 43rd क्वेश्चन क्या है देखते हैं। The RBI sees that the banks give loans not just to the profit making businesses and traders but also to whom? बच्चों RBI वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट पे अपनी नजरें रखती है, चेक रखती है। अब RBI ये भी देखती है कि जो फॉर्मल सेक्टर है, मतलब जो बैंक्स हैं, वो ऐसा तो नहीं कर रहे कि सिर्फ अमीर बिजनेसेस और ट्रेडर्स को लोन दिए जा रहे हैं, बल्कि आरबीआई ये भी चेक रखता है कि बैंक्स किसको लोन दे, कोऑपरेटिव्स को दे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल बोरोअर्स को लोन दे, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लोन दे। SGH लिखा है, SHG होना चाहिए, SHG होना चाहिए या फिर ऑल ऑफ द अबव, बताइए।
बताइए बच्चे। तो यहाँ पर टाइम ओवर हुआ है। टाइम रुक जाओ, टिक टिकी जी थम जाइए। हाँ जी, तो बच्चों यहाँ पर द करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली ऑप्शन बी। ठीक है, तो आरबीआई ये देखता है कि यार बैंक ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ अमीरों को ही लोन दिए जा रहे हैं, जिनको जरूरत है उनको भी दे रहा है लोन की नहीं दे रहा। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, जिन लोगों ने छोटे स्केल पर इंडस्ट्रीज को खोलना चालू करा है या खोलना चाहते हैं, या फिर जो स्मॉल बोरोअर्स है जिनके पास उतना पैसा नहीं है, या फिर जिनको सही में पैसे की जरूरत है, क्या उनको भी बैंक लोन दे रहा है कि नहीं दे रहा, इस चीज का आरबीआई बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच इज द 44th क्वेश्चन। लेट्स लुक एट इट। Removing the barriers or restrictions that are set by the government is known as। मतलब जब वो सारी रुकावटें और सारी रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदियों को आप हटा देते हो जो कि सरकार ने लगाई है आपके ऊपर, उस पर्टिकुलर चीज को क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन या लिबरलाइजेशन? व्हाट डू वी कॉल इट? रिमूविंग ऑफ द बैरियर्स एंड रिस्ट्रिक्शंस दैट आर सेट बाय द गवर्नमेंट, व्हाट डू यू कॉल इट? फटाफट से मुझे बताइए, ए बी सी डी में से। ग्लोबलाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन या फिर लिबरलाइजेशन? वी हैव 8 7 6 more seconds to go. 5 4 3 2 and 1. So the correct answer here is definitely liberalization। पर जो लिबरलाइजेशन का ही मतलब ये होता है कि जब आप सारे बैरियर्स, रुकावटें सबको हटा देते हो। तो हमारी एक टाइम पर हमारी इंडस्ट्रीज को एक रक्षा कवच मिल रखा था सरकार द्वारा। जितनी भी हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज थी, जब वो स्टार्ट हुई थी डेवलप होना, उस टाइम पे हमारी सरकार ने बहुत सारे बैरियर्स लगा दिए थे टू फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, और आने नहीं, मतलब उनको बाहर से जो लोग हैं उनको ट्रेड नहीं करने दिया जाता था, इन्वेस्टमेंट नहीं करने दी जाती थी, क्योंकि हम अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो डेवलप हो जाए विदाउट एनी कॉम्पिटिशन। लेकिन फिर एक समय ऐसा आता है कि जब हमने ये डिसाइड करा कि अब हम सारे इन बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस को हटा देंगे। सो दैट वाज द लिबरलाइजेशन वाला टाइम, दैट वाज लिबरलाइजेशन, दोज वर द लिबरलाइजेशन पॉलिसीज, जहां पर गवर्नमेंट ने इन सभी रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया था, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की रिस्ट्रिक्शंस को। चलिए आगे आ जाते हैं बच्चे लोग, और आगे आकर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टार्टिंग अराउंड डैश some far reaching changes in policy were made in India. The government decided that the time had come for the Indian producers to compete with producers around the globe. तो इस टाइम के अराउंड हम लोग देखते हैं कि बहुत से पॉलिसी चेंजेस इंडिया में आए थे। गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि अब वो समय आ चला है कि इंडियन प्रोड्यूसर्स को अब ग्लोबल प्रोड्यूसर्स के साथ compete करना ही पड़ेगा। अब जो है रक्षा कवच हटाने का टाइम आ गया है। तो बच्चों लिबरलाइज कर दिया गया था सब कुछ। लिबरलाइज करा कब गया था? टाइम की बात हो रही है 2011, 2001, 1991 हिंदी इतनी नहीं आती, 1991 या 1981। ठीक है, फटाफट टाइम अब हो गया है। सो यस, हम लोग देखते हैं बच्चों 1991 के आसपास जो है हम लोगों ने, हमारी जो सरकार थी उसने बहुत सारे पॉलिसी चेंजेस करे और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बैरियर्स को हटाया गया। और फिर जो है ये समझ आ गया था, लिबरलाइजेशन पॉलिसीज लाई गई, और फिर ये समझ आ गया था कि अब वो समय आ चला है कि हमारे जो इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं वो फॉरेन प्रोड्यूसर्स के साथ compete करें। कब तक उनको उस रक्षा कवच में हम लोग रखेंगे ना? नॉट पॉसिबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 46th क्वेश्चन। इंपोर्ट्स के ऊपर अगर टैक्स लगता है तो ये किस चीज का उदाहरण है? टर्म्स ऑफ ट्रेड का उदाहरण है, कोलैटरल का उदाहरण है, ट्रेड बैरियर का उदाहरण है, या फिर फॉरेन ट्रेड का उदाहरण है? टैक्स, जब आप इंपोर्ट्स के ऊपर टैक्स लगाते हो बच्चे, इंपोर्ट्स पे यानी कि बाहर से जो सामग्री आ रही है उस पे आप जब टैक्स लगाते हो तो वो एक तरीके का क्या है, ये आपको बताना है। फटाफट जल्दी जल्दी। ऑल राइट, टाइम इज अप। द करेक्ट आंसर इज टैक्स ऑन इंपोर्ट्स इज अ टाइप ऑफ अ ट्रेड बैरियर। ठीक है बच्चे, तो हम सपोज बोल रहे हैं कि यार कुछ बाहर से कुछ सामान आ रहा है, ठीक है, उस पे हमने क्या लगा दिया? टैक्स लगा दिया। तो बाहर से जो सामान आ रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, इंपोर्ट पे हमने लगा दिया टैक्स। अब इंपोर्ट पे अगर कोई टैक्स लगा है, सपोज ये बॉटल जो है ना यूके से आ रही थी, इस बॉटल पे हमने टैक्स लगा दिया। बच्चों ये बॉटल पहले 50 रुपए की थी, लेकिन इस पे अब क्योंकि टैक्स लग गया है तो ये बॉटल हो गई 80 रुपए की। अब क्योंकि इस बॉटल का प्राइस हमारी मार्केट में आके बढ़ गया है ड्यू टू टैक्स, पीपल वुड बी डिसइंटरेस्टेड इन बाइंग इट। लोग कहेंगे यार इतनी महंगी बॉटल हम नहीं खरीद रहे, 50 की होती तो खरीद लेते, अभी तो 80 के हो गए, हम नहीं खरीद रहे। तो एक तरीके से टैक्स ऑन इंपोर्ट एक ट्रेड बैरियर होता है, जिससे कि आप बाहर से जो सामान आ रहा है
उस पे आप क्या कर रहे हो, एक रोक लगा रहे हो, उसको और ज्यादा महंगा कर रहे हो ताकि पीपल गेट डिसइंटरेस्टेड टू बाय इट। और अगर लोग ही डिसइंटरेस्टेड होंगे, लोग ही नहीं खरीदेंगे, तो बाहर से कोई भिजवाएगा भी क्यों? ठीक है, तो इस तरीके के जो ट्रेड बैरियर्स थे वो हमारी गवर्नमेंट ने बहुत लंबे समय तक लगा रखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज थ्रू फ्री ट्रेड, फ्री मोबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड लेबर इज कॉल्ड व्हाट? बच्चों इस प्रोसेस का नाम बताइए। रैपिड इंटीग्रेशन, इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज, फ्री ट्रेड, फ्री मोबिलिटी ऑफ लेबर, कैपिटल, इस पर्टिकुलर चीज को हम क्या बोलते हैं? फॉरेन ट्रेड, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन? व्हाट डू यू कॉल इट? फटाफट से मुझे बताइए। 5 4 3 2 1 let's look at it. The answer is globalization. Alright, तो एक तरीके से जब हम देखते हैं कि बहुत सारे वर्ल्ड की कंट्रीज हैं और वो कंट्रीज जो है उनके बीच में इंटरकनेक्शन एस्टैब्लिश हो गए हैं, इंटीग्रेशन हो गया है, बहुत ज़्यादा आपस में जुड़ गई हैं, ट्रेड वगैरह, इन्वेस्टमेंट, हर चीज़ चले जा रही है, फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल, लेबर, ट्रेड, ये सब चल रहा है, तो ऑल ऑफ दिस इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन. ऑलराइट, नेक्स्ट. गुड्स आर प्लेस्ड इन डैश. सामान को किन चीजों में रखा जाता है और फिर इजिली जो है इनको शिप्स, रेलवेज, प्लेन्स, ट्रक्स में चढ़ा दिया जाता है और भिजवा दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट करवा दिया जाता है. वेसल्स में रखा जाता है, कंटेनर्स में रखा जाता है, रिसेप्टिकल्स में रखा जाता है या फिर टैंक्स में रखा जाता है. फटाफट से बताना है बच्चों कि सामान को किस चीज में रखा जाता है और फिर उसको इजिली जो है शिप्स, रेलवेज, प्लेन्स, ट्रक्स में लोड करवा के भिजवा दिया जाता है. ओके, सो ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने बच्चों एक टॉपिक पढ़ा था, फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, और उसके अंदर हमने ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी की बात करी थी. क्या टेक्नोलॉजी जो है ट्रांसपोर्टेशन की वो काफ़ी बेहतर हो गई है, अब तो प्लेन और रेलवेज और शिप्स ये सारी चीज़ें चलने लग गई हैं. ठीक है, बट उसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि एक बहुत अच्छी चीज़ जो कि है कंटेनर्स की. कंटेनर्स, बड़े बड़े वो बॉक्सेस जिसमें आप बहुत सारा सामान एक ही बारी में डाल देते हो, फिर इन कंटेनर्स को आप लोग शिप वगैरह में या प्लेन वगैरह में लोड करवा दो और इजिली जो है इतना सारा सामान एक ही बारी में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है. बहुत ही फास्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स, बहुत ज़्यादा डिलीवरी ऑफ गुड्स, वो भी ना शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, और कॉस्ट भी कम लगती है. ठीक है, तो ये एक तरीके से बहुत अच्छी अचीवमेंट है ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी की, जहाँ पर हम लोग बहुत तेज़ी से, बहुत सस्ते में और बहुत अच्छे से चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा पा रहे हैं. नेक्स्ट, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आ गया है बच्चों. क्या है यहाँ पर? Governments use dash to increase or decrease foreign trade and to decide what kinds of goods and how much of each should come into the country. सरकार किस चीज़ का यूज़ करती है ताकि वो फॉरेन ट्रेड को बढ़ा सके, कम कर सके, कौन से प्रकार के गुड्स इकोनॉमी में आने चाहिए, कितने आने चाहिए, ये सब डिसाइड कर सके. टैक्स लेवीज, इंक्रीज टैक्सेस, रिलैक्सेशन ऑफ टैक्सेस या फिर ट्रेड बैरियर्स, किस चीज़ का गवर्नमेंट यहाँ पर इस्तेमाल करती है? फटाफट से बच्चों बताइए. बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, डिस्कस भी कर लिया है अभी तो कितनी बारी. हाँ, फटाफट, टाइम अप हो चला है. और द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ट्रेड बैरियर. तो ट्रेड बैरियर का यूज़ करके बच्चों, अगर हमें सपोज हम बोल रहे हैं यार देश में ना हमें चावल जो है वो बाहर से नहीं मंगवाना, तो हम क्या करेंगे? चावल के ऊपर टैक्स ज़्यादा कर देंगे. या फिर हो सकता है कि किसी चीज़ की हमें ज़रूरत है तो उस पर हम टैक्स बहुत कम कर देंगे. तो इस तरीके से टैक्सेस बढ़ाकर, घटाकर गवर्नमेंट जो है ट्रेड बैरियर्स का यूज़ करेगी, जहाँ पर वो एक तरीके से फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करेगी और ये भी डिसाइड कर सकती है कि कौन सा गुड हमें मंगवाना है, कौन सा नहीं मंगवाना. तो जो मंगवाना है उसके लिए एक तरीके से ऐसी पॉलिसीज बनाएगी कि वो गुड जो है इजीली इंपोर्ट हो जाए, और जो नहीं चाहिए हमें इकोनॉमी के अंदर, जिसमें हम कंपटीशन नहीं फेस करना चाहते, उस पर ज़्यादा टैक्सेस लगा देगी. तो ये सारी चीज़ें होती हैं ट्रेड बैरियर्स जो कि गवर्नमेंट यूज़ करती है अपने मन मुताबिक नहीं, अपने हिसाब से, कंट्री की सिचुएशन को देखकर. लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग. लास्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे? चलिए पढ़ लेते हैं. Suppose the Indian government puts a tax on the import of toys from China, what would happen? तो बच्चे यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर हमारी भारतीय सरकार बाहर से, चाइना से जो खिलौने आ रहे थे उस पर टैक्स लगा देती है, तो उससे क्या होगा? इंडिया के अंदर टॉयज सस्ते हो जाएंगे, लोग ज़्यादा परचेज करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. टॉयज महंगे हो जाएंगे और लोग कम परचेज करेंगे. टॉयज विल गेट एक्सपेंसिव, लेकिन लोग फिर भी ज़्यादा परचेज करेंगे. तो बताइए होगा क्या कि अगर हम लोग चाइनीज टॉयज के ऊपर टैक्स लगा देते हैं तो क्या होगा उससे? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इट? टाइम अप हो चला है. लेट मी डिस्कस इट विद यू. अरे प्लीज सेट.
एंड क्लोज इट। ऑल राइट, सो क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, तो अभी टाइमर की भी जरूरत नहीं है, टिकटिकी जी को बाय बोल दिया गया है। बच्चों सिंपल सी बात है, चाइना से खिलौने आ रहे थे, हमने टैक्स लगाया, टैक्स लगाने से एक तो चीज होगी, इट विल गेट एक्सपेंसिव, ठीक है, तो टॉयज विल गेट एक्सपेंसिव। अब अगर कोई चीज महंगी हो रही है, इंसान उसको ज्यादा खरीदेगा या कम खरीदेगा? महंगा सामान आप ज्यादा खरीदोगे या कम? अगर आप बेवकूफ हो तो हाँ पक्का ज्यादा खरीदोगे, लेकिन अगर आप समझदार एक इंसान है तो आप उसको पक्का कम खरीदेंगे, ठीक है। तो टॉयज एक्सपेंसिव होंगे, लेस परचेज बाय अ कंज्यूमर। अब जो बहुत अमीर है यार वो तो देखो खरीदेंगे, बट जो नॉर्मल इंसान है वो तो देखकर खरीदेगा, वो तो कम ही खरीदेगा, तो लेस परचेज बाय कंज्यूमर, ये इफेक्ट आएगा। तो ऐसे ना क्वेश्चंस थोड़े इनोवेटिव तरीके से आ सकते हैं कि अगर ऐसे बैरियर लगा दिया तो उससे क्या इफेक्ट आएगा। तो आपको ये सारी चीजें इकोनॉमिकली खुद से जो है सोचनी आनी चाहिए, बहुत सिंपल होता है, ठीक है। और राइट, सो इसी के साथ हमारे सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है वो होते हैं कंप्लीट। बच्चों आई होप आप लोगों को मजा आया होगा मेरे साथ में, मुझे पता है आया है, ठीक है। तो ऐसी और भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस आप लोगों के लिए आते रहेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम्स की सारी प्रिपरेशन की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है, हम लोग इसको कंप्लीट करवाएंगे। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस, बाय।